गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने आपकी सिग्नलिंग स्टार्ट की थी और सिग्नलिंग में हमने स्टार्ट किया था आपका जीपीसीआर। ठीक है। तो जीपीसीआर में हमने बेसिक पढ़ा था कि इस टाइप की सिग्नलिंग के अंदर बेसिकली वी हैव थ्री कंपोनेंट्स। ठीक है, जिसमें एक रिसेप्टर होता है विच इज ए हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर। ठीक है। तो एक रिसेप्टर की बात की थी। इसके साथ लिंक होता है आपका एक जी प्रोटीन। जी प्रोटीन जो है वो नॉर्मली आपका ट्राइमेरिक फॉर्म में होता है, बट जब सिग्नल आता है वो ट्राइमेरिक से मोनोमेरिक फॉर्म में जाता है। और फिर एक इफेक्टर एंजाइम था आपका एडिनाइलाइल साइक्लेस। ठीक है, जो कि साइक्लिक एमपी बनाता है और साइक्लिक एमपी एक सेकंड मैसेंजर है। ठीक है। और फिर हमने इस सिग्नलिंग के अंदर बेसिकली और क्या डिस्कस किया था कि मतलब पूरा सिग्नलिंग का मैकेनिज्म देखा था। जैसे एपिनेफ्रिन की हमने बात की थी। तो एपिनेफ्रिन जो है एक्चुअली एपिनेफ्रिन की सिग्नलिंग में प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होता है। ठीक है ना, प्रोटीन काइनेज ए। फिर उसके बाद आपका देखा था कि जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज बी काइनेज होता है जो इनएक्टिव होता है, वो एक्टिव होने के बाद फिर आपके जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज बी फॉर्म होती है उसको ए फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो ये सिग्नलिंग हमने सारी देख ली थी। और हमने टर्मिनेशन ऑफ सिग्नल की भी बात कर ली थी। टर्मिनेशन में वही था कि मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर से हमें एपिनेफ्रिन को डिसोसिएट कराना है और जी प्रोटीन को दोबारा ट्राइमेरिक फॉर्म में ले जाना मोनोमेरिक से। और जी प्रोटीन की जो अल्फा सब यूनिट होती है इसके बाद जीटी पे एक्टिविटी होती है। ठीक है, बट ये वीक होती है। तो और दूसरे प्रोटीन्स भी होते हैं जो ये जो जीटीपी के हाइड्रोलिसिस को फास्ट कराते हैं। ठीक है। फिर हमने कहा था कि इस वाली सिग्नलिंग में साइक्लिक एमपी का लेवल हाई हुआ था। सो ऑब्वियसली वी हैव टू हमें साइक्लिक एमपी का डिग्रेड डिग्रेड कराना पड़ेगा और उसको हमें दोबारा उसका लेवल कम करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सभी हमने पढ़ा था। हमने कुछ हॉर्मोन्स देखे थे जो ये वाली सिग्नलिंग दिखाते हैं, वो चाहे कोर्टिकोट्रोफिन है, आपका एपिनेफ्रिन है, एलएच है, एफएसएच है, वो चाहे आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन है। फिर सीरोटोनिन में भी हमने 5-HT1A 5-HT1B की बात करी थी। ठीक है, तो आपको जनरली ये याद रखना है। ठीक है। अब ऑब्वियसली अब ये भी नहीं है कि ये इस लिस्ट के अंदर सारे कवर हो गए, बट वही होता है ना, जैसे आपको जैसे कल हमने क्वेश्चन भी किया था तो उसमें जैसे आपको पता लग गया था कि जो ट्रांसफेरिन है वो जीपीसीआर वाली सिग्नलिंग नहीं दिखाता है। तो देखा ट्रांसफेरिन क्या दिखाता है, आरटीके दिखाता है। ठीक है। तो एक तरह से आपको एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आपको ना पाथवे के बारे में बताओ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। दूसरा यही क्वेश्चन आता है कि आपको डिफरेंट जो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली कौन से ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो इस टाइप की प्रोटोटाइप सिग्नलिंग दिखाता है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है। फिर हम एक और डिस्कस, जैसे हमने जीएस के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जी आई भी होता है और एक जी क्यू भी होता है। ठीक है। जीएस तो जनरली एडिनोलेट साइक्लेस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ये मतलब एडिनोलेट साइक्लेस को स्टिमुलेट कर रहा है, प्लस लिख सकते हैं। जीआई जो है वो एडिनोलेट साइक्लेस को इनहिबिट करता है। और जी क्यू अभी हम पढ़ेंगे, ये फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। और इसके अलावा हमने दो टॉक्सिन की बात करी थी, एक कॉलेरा और एक पर्ट्यूसिस। कॉलेरा टॉक्सिन जो है वो एटीपी राइबोसाइलेशन कराता है जी अल्फा की, जिससे उसकी जीटीपेज एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है। और जीटीपेज एक्टिविटी ब्लॉक होने की वजह से वो आपका हमेशा एक्टिव ही रहता है। पर्ट्यूसिस वाला टॉक्सिन होता है वो जीआई को इनहिबिट कर देता है। अगर जीआई ने तो एसी को इनहिबिट करना है, अब जीआई खुद ही इनहिबिट हो गया तो एसी एक्टिवेट रहेगा। एसी एक्टिवेट रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका साइक्लिक एमपी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। तो यही हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है। देख लो आपने जो कल पढ़ा कितने मिनट का गेम होता है, यही पढ़ा ना। अल्टीमेटली तो यही सब कुछ ही है। ठीक है। फिर आपको मैंने जैसे बताया था कि जो कॉलरा टॉक्सिन है ये किसके साथ बाइंड करता है, गैंग्लियोसाइट्स। तो एक एक बार तो इतना लंबा क्वेश्चन आया हुआ, उसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ और लास्ट में क्या था कि ऑब्वियसली ये गैंग्लियोसाइट्स को ब्रेक कर रहा है तो इसके पास गैंग्लियोसाइडेज एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें होगा भी सही क्वेश्चन। तो चलो आप खुद से अभी ट्राई करोगे, बट एक आधा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। शायद ये गैंग्लियोसाइड वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम में एक बार ना। जैसे ये देखो, ये पूरे का पूरा ऐसे पूरी इसने कहानी लिखी।
ठीक है। और लास्ट में क्या पूछा कि जो कॉलेरा टॉक्सिन है, ये पूरी कहानी है कि वो बाइंड करता है, फिर ये होता है वो होता है जो भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल वुड बी द रिसेप्टर फॉर दिस टॉक्सिन? और देखो उसका आंसर क्या था, गैंग्लियोसाइड। देखो ये, एक तो उसने पूरी की पूरी मतलब स्टोरी लिखी कि जो हमने पढ़ा है कि क्या पाथवे होता है, बट उसने हमसे रिसेप्टर पूछा। देखो हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है ना। आप जो सोचते हो, उसने मे भी, चलो उसने ये नहीं पूछा कि टॉक्सिन जो है वो कौन सी सिग्नलिंग को अफेक्ट कर रहा है, उससे हो क्या रहा है। उसने ये पूछा कि टॉक्सिन का रिसेप्टर बताओ। और ये मैंने आपको कल बताया था कि गैंग्लियोसाइड जो होता है, दैट इज द रिसेप्टर ऑफ टॉक्सिन। ठीक है। तो वही होता है ना कि आप अभी, चलो हमें तो पता है कि क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं, तो उसी हिसाब से हम आपको चीजों को बताते हैं। बट वही होता है ना कि आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है। मेनली तो हम यही याद रखना है, इसके पास एटीपी राइबोसाइलेशन एक्टिविटी होती है। ठीक है। और ये एक तरह से, ये जो टॉक्सिन्स हैं, ये जीपीसीआर वाली सिग्नलिंग के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं? ठीक है। जैसे कई बार ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये टॉक्सिन क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करते हैं, ट्रांसलेशन को करते हैं, रेप्लिकेशन को करते हैं। तो दीज टॉक्सिन्स आर बेसिकली इंटरफेयर विद सिग्नलिंग। और वो सिग्नलिंग हमें जब पता है, उसके बाद ही हम इस बात पे आ पाएंगे कि वो सिग्नलिंग कैसे आपकी इंटरफेयर कर रही है। ठीक है। वो सिग्नलिंग कैसे आपकी, मतलब ये जो टॉक्सिन्स हैं, देखो ना, जब तक मुझे सिग्नलिंग नहीं पता, एक होता है कि आप ऐसे ही पढ़ने बैठ जाओ कि कॉलेरा का मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट लाइन कि ये जीटी बेस एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है और वो एक्टिव रहता है, विदाउट नोइंग द सिग्नलिंग कि पूरा का पूरा पाथवे क्या है, कैसे कैसे पाथवे स्टिमुलेट होता है, कैसे पाथवे आपका ब्लॉक हो रहा है। विदाउट नोइंग दिस थिंग फिर आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब ये थोड़ा सा जीआई के बारे में बता रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि कुछ हार्मोन्स वो होते हैं जो एडिनाइल साइक्लेस को इनहिबिट करते हैं, जिससे साइक्लिक एमपी का लेवल क्या हो जाता है आपका, कम। और प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन क्या हो जाएगी, सप्रेस। ठीक है। जैसे जो सोमैटोस्टैटिन है, ठीक है, इसका रिसेप्टर होता है जिसकी वजह से जीआई प्रोटीन एक्टिवेट होता है। सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन की वजह से कौन एक्टिवेट होता है, जीआई प्रोटीन। और वो किसको इनहिबिट करेगा, एडिनालाइल साइक्लेस को, और साइक्लिक एमपी को कम कर देगा। ठीक है। तो सोमैटोस्टैटिन देयरफॉर काउंटर बैलेंसेस द इफेक्ट ऑफ ग्लूकागोन। जैसे ग्लूकागोन जो होता है, ये एपिनेफ्रिन होते हैं, वो जीएस को एक्टिवेट करते हैं। सोमैटोस्टैटिन जो है वो जीआई को एक्टिवेट कर रहा है। ऐसे वो कह रहा है जो प्रोस्टाग्लैंडिन ई 1 है, वो भी एडिनाइल साइक्लेस को इनहिबिट करता है, जिससे साइक्लिक एमपी कम हो जाता है। एंड शोइंग द एंड स्लोइंग द मोबिलाइजेशन ऑफ लिपिड रेजिड्यूज ट्रिगर्ड बाय एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागोन। ठीक है। मतलब एपिनेफ्रिन ग्लूकागोन का जो एक्शन है, प्रोस्टाग्लैंडिन ई 1 और सोमैटोस्टैटिन का उसका अपोजिट एक्शन है। ठीक है ना। क्योंकि जो ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन है, वो तो इस पाथवे को क्या कर रहे हैं आपका, एक्टिवेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन जो आपका ग्लूकागोन है, वो सॉरी, ये सोमैटोस्टैटिन और प्रोस्टाग्लैंडिन ई 1, ये इस पाथवे को क्या कर रहे हैं आपका, इनहिबिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है। आया समझ में ये? ठीक है। तो नॉर्मली जो आपने सिग्नलिंग, जो हमने टेबल लिखी थी जिसमें अलग अलग हॉर्मोन्स थे, तो कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होंगे जो जी एस को एक्टिवेट करेंगे। एंड वंस जी एस इज एक्टिवेटेड, तो एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा। बट कुछ सिग्नलिंग पाथवे के अंदर आपका जो जी आई है, वो क्या होता है, वो एक्टिवेट होता है। और जी आई एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है आपका, वो एडिनाइल साइक्लेज को क्या करता है आपका, इनहिबिट करता है। जी एस जो है वो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, और जीआई जो है वो इसको इनहिबिट करता है। ठीक है। ठीक है। अब हम आएंगे जो फॉस्फोलाइपेज सी वाली सिग्नलिंग है, अब हम किसकी बात करेंगे, उसको हम डायग्राम से ही समझेंगे। ठीक है। कि फॉस्फोलाइपेज सी वाली सिग्नलिंग में क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे अब इसमें आपको, अभी हम ये टेबल भी देखेंगे जो फॉस्फोलाइपेज सी के थ्रू फंक्शन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको कल दिया था, सीराटोनिन का 5HT1C। ठीक है। ऐसे आपको और भी यहां पर
दिख रहे हैं जो ये वाली सिग्नलिंग दिखाएंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसके बारे में। तो इसमें जैसे अगर हम देखें तो जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करता है, ठीक है, यहां पर भी जैसे आपका क्या दिखा रखा है, जी क्यू। ठीक है, पहले उसके साथ क्या लगा हुआ है, जीडीपी, बट बाद में वो किस में एक्टिवेट हो गया, जीटीपी। ठीक है, सेम पाथवे जैसे वहां पर था, बट वहां पर जो जी प्रोटीन था वो किसको एक्टिवेट कर रहा था, एडिनालाइल साइक्लेस को। यहां पर जो जी क्यू है वो किसको एक्टिवेट करेगा, फॉस्फोलाइपेज सी को। ठीक है, अब क्या होता है, सेल की मेम्ब्रेन में एक लिपिड होता है जिसका नाम होता है PIP2। ठीक है, ये भी जब मैंने आपको लिपिड्स पढ़ाए थे तब बताया था, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, ये सेल की मेम्ब्रेन में एक लिपिड होता है। जैसे ही PLC एक्टिवेट होता है वो PIP2 को कन्वर्ट कर देता है IP3, विच इज आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, और दूसरा होता है डाइसेल ग्लिसरॉल। ठीक है, अब ये जो IP3 और डैग है इन दोनों को हम सेकंड मैसेंजर बोलते हैं। ठीक है, PIP2 इज नॉट ए सेकंड मैसेंजर, बट IP3 एंड डैग किसके एग्जाम्पल आपके सेकंड मैसेंजर के। PIP2 सेकंड मैसेंजर नहीं है, लेकिन IP3 और डैग सेकंड मैसेंजर है। ठीक है, जैसे वहां पे सेकंड मैसेंजर क्या बना था, साइक्लिक AMP। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ना, एक बार तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि उसमें क्या था कि PIP2 को भी उसने सेकंड मैसेंजर लिखा हुआ था, और वही वही आंसर उसका गलत था। जैसे इसमें लिखा कि इनमें से कौन सा सेकंड मैसेंजर नहीं है, तो जैसे डाइसाइल ग्लिसरॉल आयनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और साइक्लिक GMP, वो भी हम आगे सिंगल लिंक पाथवे में पढ़ेंगे। तो ये तीनों तो क्या है, सेकंड मैसेंजर हैं। लेकिन जो फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल, ठीक है, शायद इसमें थोड़ा मिसिंग है, जो 4,5 बिसफॉस्फेट, दैट इज नॉट ए सेकंड मैसेंजर। ये जो फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट है वो आपका सेकंड मैसेंजर नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। ठीक है, तो जैसे ही आपका अब जो PIP2 है, जैसे अब देखो यहाँ पर क्या स्टेप्स लिखे हुए हैं कि पहले हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करा, फिर जो ऑक्यूपाइड रिसेप्टर है वो GDP GTP एक्सचेंज कराता है ऑन GQ। GQ विद बाउंड GTP मूव्स टू PLC और उसको एक्टिवेट कर देता है। एक्टिव PLC फिर क्या करता है, वो PIP2 को क्लीव करता है किसके अंदर, IP3 और डैग के अंदर। किसमें क्लीव कराता है आपका, IP3 और डैग। अब ये जो IP3 होता है ना, ये एक तरह से ऑब्वियसली जैसे ये पहले सेल की मेम्ब्रेन में है, ठीक है, बट ये IP3 इधर आ जाता है। और एक्चुअली सेल की जो जैसे ER दिखा रखा है, ER की मेम्ब्रेन में इसके लिए रिसेप्टर होता है। ठीक है, देखो जब हमने सेल बायो पढ़ा था या सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, तो वहां पर एक हमने पढ़े थे P टाइप एटीपेजेस। P टाइप एटीपेजेस में मैंने आपको दो पंप बताए थे, एक था कैल्शियम एटीपेज और एक था सोडियम पोटेशियम। P टाइप एटीपेज रिस्पॉन्सिबल होता है कि साइटोसोल में कैल्शियम कम हो। वो क्या करता है, वो कैल्शियम को ER के अंदर लेके जाता है और एक पंप सेल की मेम्ब्रेन में सेल से बाहर लेके जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम तो जैसे ER के अंदर है, लेकिन जब ये वाली सिग्नलिंग होती है तो IP3 विल बाइंड, दिस चैनल विल ओपन, और जो कैल्शियम ER में एक्सेस में थी, एक्सेस में किस वजह से थी, ड्यू टू द एक्शन ऑफ P टाइप एटीपेज। ठीक है, लेकिन वही होता है ना, जब कोई सिग्नलिंग होगी, सिग्नलिंग पाथवे होगा, तो IP3 वाला चैनल ओपन हो जाएगा, और ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम जो ER के अंदर स्टोर्ड है ये बाहर आएगी। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, IP3 बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीजिंग सिक्वेस्टर्ड कैल्शियम। कैल्शियम जैसे ही बाहर आई, ठीक है, उसने किसको एक्टिवेट करना है, आपका प्रोटीन काइनेज C को। कैल्शियम ने किसको एक्टिवेट करना है, प्रोटीन काइनेज C को। कैल्शियम किसको एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज C। जैसे आपका वहां पे साइक्लिक AMP था, वो किसको एक्टिवेट कर रहा था, प्रोटीन काइनेज A को। ठीक है, फिर डाइसाइल ग्लिसरॉल एंड कैल्शियम, मतलब कैल्शियम जो ये आई है और जो डाइसाइल ग्लिसरॉल है, ये दोनों के दोनों एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन काइनेज C को। ठीक है, और ऑन द एट द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे प्रोटीन काइनेज C आपका यहाँ पर ही है, तो कैल्शियम भी यहाँ पर आ गया, और ये तो लिपिड ही था डाइसाइल ग्लिसरॉल, ये भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद वही ऑब्वियसली अब आ, जो भी प्रोटीन्स हैं, क्योंकि प्रोटीन काइनेज C आगे प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन कराएगा, और जो भी रिस्पॉन्स आना है, जैसे उस वाली सिग्नलिंग में प्रोटीन काइनेज A था जिसने आगे फॉस्फोराइलेशन कराई, और आगे एक तरह से आपकी जो सिग्नलिंग पाथवे है वो आगे जाता गया। यहाँ पर कौन है आपका,
फॉस्फोलाइपेज सी जो है वो आपका एक्टिवेट होगा और वो फर्दर आगे सिग्नलिंग पाथवे में आगे रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह से, इसको भी आप एक जीपीसीआर वाली सिग्नलिंग में काउंट करते हो। ठीक है, और ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम भी सेकंड मैसेंजर होता है। कैल्शियम भी क्या होता है, एक सेकंड मैसेंजर। इसके बारे में थोड़ा सा भी हम पढ़ेंगे। कैल्शियम भी एक सेकंड मैसेंजर है। जैसे आपको पता होना चाहिए, साइक्लिक एएमपी, IP3, डैग, कैल्शियम, साइक्लिक जीएमपी, ऑल ऑफ देम आर एग्जांपल ऑफ सेकंड मैसेंजर। व्हाई दे आर सेकंड मैसेंजर? बिकॉज दे आर कैरिंग द सिग्नल फॉरवर्ड। जितने हॉर्मोन्स अभी तक हमने पढ़े हैं, इनमें से कोई हार्मोन सेल के अंदर नहीं जाता। इट जस्ट बाइंड टू द रिसेप्टर, इट विल स्टार्ट ए सिग्नलिंग पाथवे। उस सिग्नलिंग पाथवे में एक हार्मोन एक्टिव, एक एंजाइम एक्टिवेट होगा, और उसके बाद आपके जो फर्दर है वो सिग्नलिंग पाथवे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी सिग्नलिंग हमने पढ़ी? फॉस्फोलाइपेज सी। ठीक है, अब इसमें देखो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे सिग्नल हैं जो इसके थ्रू एक्ट करते हैं। जैसे इसने लिखा हुआ है एसिटाइल कोलिन, अल्फा 1 एडर्जिक एगोनिस्ट, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन 2, ATP, ऑक्सिन, ऑक्सिन जो कि प्लांट हार्मोन है। ऑक्सिन की सिग्नलिंग में आया था कहीं पे फॉस्फोलाइपेज सी? चलो अब यहाँ पे लिखा तो हुआ है, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, ग्लूटामेट, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, हिस्टामिन। जैसे हिस्टामिन लिखा था उसमें भी, दूसरे वाली सिग्नलिंग में, उसमें हिस्टामिन के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? H2, इसमें H1 है। लाइट, ऑक्सीटोसिन, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, जैसे नॉर्मली जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो ज्यादातर कौन सी सिग्नलिंग शो करते हैं आपकी? RTK वाली। बट यहां पर ये प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर दिखा रखा है कि वो ये सिग्नलिंग दिखा रहा है। आपका सीरोटोनिन हो गया, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, वैसोप्रेसिन हो गया। ठीक है, जैसे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन कौन बनाता है? हम्म, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या होता है आपका? ADH। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन कौन बनाता है आपका? बस देख लो, जोलॉजी करके भी अभी तक नहीं याद है। कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस। नहीं बनाता। ले आना एनसीईआरटी की बुक। दे लो, अभी एनसीईआरटी बुक दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो अगर, अब तो ना दो टर्म होते हैं, या तो पूछेगा सिंथेसाइज, या दूसरा क्या पूछेगा आपसे वो, स्टोर्स एंड रिलीजेस। अगर ये पूछता है कि स्टोर और रिलीज कौन करता है, तो वो कौन करता है? पिट्यूटरी। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार वो आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, लाइंस को ना। क्योंकि जब भी नीट लेवल का क्वेश्चन आते हैं वो यही तो पकड़ते हैं, और क्या उन्होंने करना होता है। अब ऊपर है पिट्यूटरी, बच्चे को तो कंफ्यूजन होगी ना कि ये तो मैंने पिट्यूटरी में पढ़े हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है आपको ना, इसलिए बेसिक जो वही होता है ना, जैसे फॉरेन ऑथर बुक्स तो चलो इतना पढ़ने का टाइम नहीं होता, चैप्टर बहुत लंबे लंबे हैं। सेम कंटेंट सबके पास है, जैसे एक चैप्टर सबको दिया गया, बट सब अपने अपने हिसाब से उसको समझते हैं ना। ठीक है ना, कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जिसको आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये सब हॉर्मोन्स कौन सी सिग्नलिंग दिखाते हैं आपकी? GPCRC। ठीक है, ऑब्वियसली चलो ये उनको नहीं पता है बच्चों को कि ये वैसोप्रेसिन ये सिग्नलिंग दिखाता है। ये तो चलो अब हम इस स्टेज पे आगे बढ़ते हैं ना, कि वैसोप्रेसिन कौन सी सिग्नलिंग दिखा रहा है, ऑक्सीटोसिन कौन सी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, मेन आपको ना ये याद रखना पड़ेगा कौन, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कि जैसे अभी स्टैमिन में भी उसने दो टाइप कर दी, H1 और H2। H1 जो है वो किसको एक्टिवेट कर रहा है? GQ को, और उसके बाद फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होगा। लेकिन जो H2 है वो किसको एक्टिवेट कर रहा है? GS को। ठीक है, फिर यहां पर थोड़ा सा कैल्शियम के बारे में बता रखा है कि कैल्शियम जो है वो एक सेकंड मैसेंजर है, एंड दैट में बी लोकलाइज्ड इन स्पेस एंड टाइम।
देर आर मैनी वेरिएशंस ऑन दिस बेसिक थीम ऑफ कैल्शियम सिग्नलिंग, ठीक है। और इन मैनी सेल टाइप्स दैट रिस्पॉन्ड टू एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल, चाहे कैल्शियम जो है वो सेकंड मैसेंजर की तरह भी सर्व करता है, वो इंटरसेलुलर रिस्पॉन्स को भी ट्रिगर करता है, सच एज एक्सोसाइटोसिस इन न्यूरॉन्स एंड एंडोक्राइन सेल, कॉन्ट्रैक्शन इन मसल, ठीक है। कैल्शियम के बहुत जगह रोल है ना। आप न्यूरॉन्स के अंदर जो एक्सोसाइटोसिस होती है, एंडोक्राइन सेल्स ने हार्मोन सिक्रीट करने हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, जो साइटोस्केलेटल अरेंजमेंट हो रही है एमीबॉइड मूवमेंट के ड्यूरिंग, तो कैल्शियम का बहुत जगह पे रोल है, ठीक है। वो कह रहा है नॉर्मली सेल के अंदर आपको कैल्शियम कम दिखेगा, उसका रीजन क्या है, पी टाइप एटीपेस, ठीक है। बाय द एक्शन ऑफ कैल्शियम पंप्स इन द ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जैसे कोई हार्मोन, न्यूरल या कोई स्टिमुलाई आता है, तो वो कैल्शियम चैनल को ओपन कराता है, जिससे जो कैल्शियम ईआर या माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर है वो ईआर से बाहर आ जाएगी, और आपका सेलुलर रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, ट्रिगर होगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम में जो चेंज होता है, ठीक है, उसको कुछ प्रोटीन डिटेक्ट करते हैं जिसके साथ कैल्शियम बाइंड करती है। जैसे एक होता है कैलमोडिलिन, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपके पास एक प्रोटीन है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, जैसे आपने एक प्रोटीन बनाया तो वो तो कैल्शियम को सेंस नहीं कर पा रहा, बट उसका उसके साथ ना एक एक पार्ट होता है या उसके साथ लगा होता है, जैसे कैलमोडिन लगा होता है, ठीक है। कैलमोडिलिन जो है वो कैल्शियम को सेंस करेगा, और उसके बाद इस प्रोटीन की जो एक्टिविटी है वो रेगुलेट होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लाइन पढ़ो क्या लिखा है, चेंजेस इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम आर डिटेक्टेड बाय कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन दैट रेगुलेट ए वैरायटी ऑफ कैल्शियम इंडिपेंडेंट एंजाइम, ठीक है। क्योंकि वो जो कैल्शियम है वो डायरेक्टली उस एंजाइम को रेगुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कैलमोडिलिन होता है, इसके अंदर 4 हाई एफिनिटी कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है। जब कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, ठीक है, तो कैल्शियम जो है वो कैलमोडिलिन के अंदर एक कॉन्फर्मेशन चेंज लाता है, और कैलमोडिलिन फिर वैरायटी ऑफ प्रोटीन के साथ एसोसिएट होता है और उनकी एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करता है। जैसे कैलमोडिलिन मानो अलग है और प्रोटीन अलग है, तो जब कैलमोडिलिन के साथ कैल्शियम नहीं लगा हुआ तब वो उस प्रोटीन की एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं कर रहा। वंस कैल्शियम विल बाइंड टू कैलमोडुलिन, ये उसकी कॉन्फर्मेशन में चेंज करेगा, और उसकी कॉन्फर्मेशन में चेंज होगा तो इट विल रेगुलेट और मॉड्यूलेट द एक्टिविटी ऑफ अदर प्रोटीन, ठीक है। सो इट इज ए मेंबर ऑफ, जो कैलमोडुलिन है वो किसका मेंबर है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन सच एज ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन को अभी हम कहां पर पढ़ते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअली जो एक्टिन मायोसिन की जब हम बात करते हैं, तो जो एक्टिन होता है उसमें अलग अलग जगह पे ट्रोपोनिन लगे होते हैं, ठीक है। तो जब तक ट्रोपोनिन लगे होते हैं तब तक मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, ठीक है, ट्रोपोनिन का भी स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी 3 अलग अलग सब यूनिट होती हैं, तो एक 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 सब यूनिट के साथ कैल्शियम लगता है। जैसे ही कैल्शियम लगता है तो ट्रोपोनिन वहां से शिफ्ट हो जाता है, और ट्रोपोनिन शिफ्ट होता है तभी आपका जो मायोसिन का हेड है वो किसके साथ इंटरेक्शन दिखाता है, आपका एक्टिन के साथ, ठीक है। मतलब वो यही कह रहा है कि ना, जैसे कैलमोडिलिन की जो एक्टिविटी है वो कैल्शियम रेगुलेट कर रहा है, मतलब कैल्शियम जब कैलमोडिलिन के साथ लगता है तो उसकी कॉन्फर्मेशन में चेंज लाता है। सेम वे जो ट्रोपोनिन है वो भी कैल्शियम जब उसके साथ बाइंड करता है तो वो उसकी कॉन्फर्मेशन में चेंज लाता है। या जब हम मसल कंट्रैक्शन की बात करते हैं तो जहां पर पहले ट्रोपोनिन लगा होता है, ठीक है, क्योंकि ट्रोपोनिन एक्टिन में वहीं पे लगता है जहां पे मायोसिन ने लगना होता है, ठीक है। क्योंकि जब तक ट्रोपोनिन एक्टिन के साथ है तब तक मायोसिन नहीं लग पाएगा। लेकिन जैसे ही कैल्शियम लगता है ट्रोपोनिन से, ट्रोपोनिन वहां से शिफ्ट होता है और मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड करके मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है। जैसा आप ये देखो, तो कैलमोडुलिन जो है इट इज इंटीग्रल सब यूनिट ऑफ कैल्शियम कैलमोडुलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, ठीक है। जैसे कुछ काइनेज जो होते हैं उसका ये पार्ट ही होता है। एक तो आप क्या कह रहे हो ना, देखो अब आप दो चीजों की बात कर रहे हो। एक तो आप कह रहे हो कि, जैसे यहां पर अगर मैं आपको जनरल बताऊं, एक तो आप क्या कह रहे हो, जैसे मान लो ये आपका कैलमोडुलिन है, ठीक है, और ये मान लो आपका एक प्रोटीन है जिसको मॉड्यूलेट करना है, ठीक है। तो एक तो हम क्या कह रहे हैं कि जब कैल्शियम आके लगेगा, कैल्शियम आके लगा, तो मान लो इसकी कॉन्फॉर्मेशन में कुछ चेंज आया, ठीक है, कुछ भी हम शो कर सकते हैं कि ऐसे इसकी कॉन्फॉर्मेशन चेंज होगी, और जब कॉन्फॉर्मेशन चेंज हुई तब इसने मॉड्यूलेट करा। दूसरा वो कह रहा है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनका कैलमोडुलिन पहले से ही पार्ट है, उसका इंटीग्रल पार्ट है, ऐसे नहीं है कि अलग है, वो उसका पार्ट ही है। जैसे कैल्शियम आगे लगता है
तो वो उस प्रोटीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। वो डिपेंड करता है उसको स्टिमुलेट करना है, इनहिबिट करना है, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। मेनली हम क्या बोल रहे हैं, रेगुलेट, क्योंकि रेगुलेशन में दोनों ही चीजें आ जाती है ना, एक्टिवेट भी आ जाता है और आपका इनहिबिट भी आ जाता है। ठीक है। अब देखो यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है कि जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज करता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कैलमोडुलिन बाइंड्स कैल्शियम, कॉन्फर्मेशन चेंज होगी और वो कैम काइनेस को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है। और काइनेस एक्टिवेट हो गया तो फिर वो आगे एंजाइम्स को टारगेट करेगा। जैसे एग्जांपल दे रहा है, कैलमोडुलिन इज रेगुलेटरी सब यूनिट ऑफ फॉस्फोरिलेज बी काइनेस ऑफ मसल। ठीक है, which is activated by calcium. The calcium triggers ATP required muscle contraction while also activating glycogen breakdown. मतलब ये जो एंजाइम है जिसका क्या नाम है, फॉस्फोरिलेज बी काइनेस। एक तो चलो हमने जनरली पढ़ा था ना, एक वहां पर क्या था आपका, वो भी ग्लाइकोजन ही था। वहां पे हमने जैसे एपिनेफ्रिन वाली सिग्नलिंग की बात करी थी। ठीक है, यहां पर भी जैसे मसल के अंदर भी ग्लाइकोजन स्टोर्ड होती है। ठीक है, तो कैलमोडिलिन जो है दैट इज ऑल्सो ए रेगुलेटरी सब यूनिट ऑफ फॉस्फोरिलेज बी काइनेज ऑफ मसल। ठीक है, जैसे कैल्शियम आगे लगता है तो फॉस्फोरिलेज बी काइनेज एक्टिवेट हो जाता है। वहां पर भी तो यही था ना, बट वहां पर फॉस्फोरिलेज बी काइनेज को किसने एक्टिवेट किया था, प्रोटीन काइनेज ही नहीं। ठीक है ना, यहां पर क्या रहा है, कैलमोडिलिन के साथ जब कैल्शियम लगता है तो मसल के अंदर जो फॉस्फोरिलेज बी काइनेज है वो एक्टिवेट हो जाता है। मे बी वो आगे ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को एक्टिवेट करेगा और फिर वो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन है जो ऐसे मॉड्यूलेट होते हैं। ठीक है, देखो दो चीजें उसने हमें बताई हैं, एक तो कैलमोडिनिन अलग है, उसके साथ कैल्शियम लगेगा, उसकी कॉन्फर्मेशन में चेंज आएगा और वो दूसरे प्रोटीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। और कुछ प्रोटीन जैसे बता रहे कि कैलमोडिलिन उसका पार्ट ही है, मतलब वो उसके साथ एसोसिएट ही है, दैट इज इंटीग्रल सब यूनिट। जैसे होता है ना प्रोटीन में अलग अलग सब यूनिट होती हैं, तो कुछ काइनेज जो है, काइनेज की एक सब यूनिट ही कैलमोडिलिन है। कैलमोडिलिन से जब कैल्शियम लगेगा तो वो उस काइनेज को आपका क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। क्या करेगा, काइनेज को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है ना, जो कैल्शियम के लेवल्स हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, एज पर द डिमांड ऑफ सेल। ठीक है, जैसे वो देखो यहां पर एक इमेज दिखा रखी है, जैसे आप ये देखो कि एक एक टर्म लिखा है ब्लिप, एक लिखा है पफ और एक लिखा है वेव। जैसे वो कह रहा है IP3 अगर कम होता है तो कैल्शियम चैनल कम ओपन होंगे, तो जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ी सी जगह पे ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर हमें जो कैल्शियम हमें, या जो कैल्शियम का जो लेवल है वो कितना चाहिए। अगर ऑब्वियसली IP3 कम है तो कम कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, तो आ, एक स्पेसिफिक जगह पे ही थोड़ा सा रिस्पॉन्स आएगा। अगर इंटरमीडिएट IP3 है तो ज्यादा चैनल्स ओपन होंगे, तो ज्यादा कैल्शियम की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी। और अगर हाई IP3 है तो बहुत ज्यादा IP3 गेटेड वाले चैनल्स ओपन होंगे और रिस्पॉन्स जो है वो मतलब सेल के अंदर ज्यादा आएगा। ठीक है, मतलब कैल्शियम की भी लोकेशन होती है ना, आपको सेल के किस पार्ट के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करना है, थोड़े से पार्ट में करना है, थोड़े ज्यादा पार्ट में करना है या बहुत ज्यादा पार्ट में करना है। ठीक है, तो उसके लिए इसने टर्म यूज करी है, एक ब्लिप, एक पफ और एक टर्म क्या यूज करी है आपकी, वेव। ठीक है, तो ये उसने देखो यही लिखा है कि वेरी कॉमनली जो कैल्शियम लेवल है ना वो सिंपली राइज और डिक्रीज नहीं करते, बट वो ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, विद ए पीरियड ऑफ सेकेंड, इवन व्हेन द एक्स्ट्रा सेलुलर कंसेंट्रेशन ऑफ ट्रिगरिंग हार्मोन रिमेन कांस्टेंट। The mechanism underlying oscillation, calcium oscillation, presumably entails feedback regulation by calcium on some part of calcium release process। मतलब वही होता है ना कि जैसे अब भैया हार्मोन का काम तो क्या है, PIP2 का ब्रेकडाउन कराना। अब वो डिपेंड कर रहा है ना PIP2 का ब्रेकडाउन कितना हो रहा है, जितना ज्यादा ब्रेकडाउन होगा उतना IP3 बनेगा। जैसे अब ऑब्वियसली आप हार्मोन की कंसेंट्रेशन ले लो, हार्मोन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा में भी PLC एक्टिवेट हो रहे हैं, ज्यादा PLC एक्टिवेट होंगे तो ज्यादा IP3 बनेगा, ज्यादा IP3 बनेगा तो जो कैल्शियम का लेवल आपको बहुत सारे चैनल्स ओपन होंगे। ठीक है, तो एक तरह से जो हार्मोन की कंसेंट्रेशन है, वो हार्मोन की कंसेंट्रेशन कम होगी तो कैल्शियम कम कम रिलीज होगा, लेकिन हार्मोन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो कैल्शियम आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये लिखा ना, अनदर वेरिएशन इज द अकरेंस ऑफ लोकलाइज कैल्शियम blips, puffs, and waves. Transient increase in calcium that are limited to the
स्पेसिफिक सब सेलुलर रीजन्स। ठीक है, देखो ऐसे नहीं ना कि कैल्शियम चैनल सिर्फ ईआर में, ईआर मतलब जो कैल्शियम वाली सिग्नलिंग है, जैसे अभी तो मेनली हमने ईआर की बात करी है। ठीक है, और भी हो सकते हैं, जैसे अब ये वाला जो आपने केस पढ़ा है, इसमें तो कैल्शियम किसको एक्टिवेट कर रहा है, उस एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है जिसने ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कराना है। ठीक है, तो इसलिए कैल्शियम भी सेकंड मैसेंजर है। ठीक है ना, कैल्शियम ही है, तो कैल्शियम ना हो तो आपका फॉस्फोराइलेज बी काइनेज एक्टिवेट ही नहीं होगा, और जब वो एक्टिवेट ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपका ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये जो सारे पॉइंट्स वो आपको ना सिर्फ इसलिए बता रहा है कि आपको कैल्शियम याद रहे कि वो सेकंड मैसेंजर है। ठीक है ना, अब हमारे सेल के अंदर भी जो डिफरेंट हॉर्मोन्स है उनकी भी लोकलाइजेशन है ना, वो वहीं पे है, तो उसको एक्टिवेट करना है तो वहीं पे हमें कैल्शियम को इंक्रीज करना है। इधर उधर कैल्शियम इंक्रीज कर दोगे फायदा ही नहीं है। तो जिस जिस जहां पर हमें, जहां पे हमारा एंजाइम है, हम चाहते हैं कि वहीं पे कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो और आपका जो एंजाइम है वो क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, और एक और पॉइंट इसने यहां पर बताया है, देर इज ए सिग्निफिकेंट क्रॉस टॉक बिटवीन कैल्शियम एंड साइक्लिक एएमपी सिग्नलिंग सिस्टम। अब देखो ना, आप कह रहे हो कि जो फॉस्फोराइलेज बी काइनेज है उसको साइक्लिक एएमपी भी एक्टिवेट करता है, उसको कैल्शियम भी कर रहा है। ठीक है, बट ये होगा ना कि दोनों मतलब दोनों में थोड़ा सा, एक आपने एपिनेफ्रिन के थ्रू बोला था, ठीक है, और एक आपने कैल्शियम के थ्रू बोला है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या था कि वहां पर प्रोटीन काइनेज ए ने एक्टिवेट करा था उसको, ठीक है, यहां पर कैल्शियम ने एक्टिवेट करा है। ठीक है ना, यहां पर किसने एक्टिवेट करा है, कैल्शियम ने। ठीक है, और ये स्पेसिफिकली हमने किसकी बात करी है, मसल सेल की। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि जो मसल का फॉस्फोराइलेज बी काइनेज है उसको कौन एक्टिवेट कर रहा है आपका, उसको कैल्शियम एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे तो ना देखो, ग्लाइकोजन जो होती है ना हमारे अंदर मसल में भी स्टोर होती है, एडिपोज टिश्यू में भी होती है, लीवर में भी होती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कराना है। ठीक है, अब जैसे एपिनेफ्रिन, अब मे बी वो मसल्स पे नहीं काम कर रहा, वो किसी और टाइप के सेल पे काम कर रहा है और वहां पे ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करा रहा है। लेकिन ये जो हमने सिग्नलिंग पढ़ी है जिसमें कैल्शियम का रोल है, ये स्पेसिफिकली जो मसल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उसको क्या करा रहा है ये, मतलब उसका ब्रेक डाउन करा रहा है। बट ब्रेक डाउन करना किसने है, फॉस्फोराइलेज नहीं, और फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट किसने करना है, काइनेज ने। ठीक है, तो वो कह रहा है सिग्निफिकेंट क्रॉस टॉक होती है कैल्शियम और साइक्लिक एमपी के बीच में इन सम टिश्यूज, बोथ द एंजाइम जो साइक्लिक एमपी बनाता है और जो साइक्लिक एमपी को डिग्रेड करता है उनको कैल्शियम ही स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है ना, जैसे अभी तक हमने ये तो नहीं पढ़ा ना कि कैल्शियम जो है वो एडेनिलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, ये लिखा ना उसने कि द बोथ द एंजाइम, मतलब स्टिमुलेट करते हैं उसको, एडेनिलेट साइक्लेज को भी जो साइक्लिक एमपी बना रहा है, और जो डिग्रेड कर रहा है उसको भी। टेम्पोरल एंड स्पेशियल चेंजेस इन कैल्शियम कैन देयरफॉर प्रोड्यूस ट्रांसिएंट लोकलाइज चेंजेस इन साइक्लिक एमपी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि इतना कैल्शियम होना चाहिए तो साइक्लिक एमपी एडेनिल साइक्लेज एक्टिवेट होगा, इतना कैल्शियम होगा, क्योंकि एंजाइम की लोकेशन तो अलग अलग है ना। मान लो एडेनिल साइक्लेज एक जगह पड़ा है, आपका फॉस्फोडाइस्टरेज दूसरी जगह पड़ा है, तो अगर तो हमें साइक्लिक, अगर हमें एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट कराना है तो उस पर्टिकुलर पोर्शन में कैल्शियम की कंसेंट्रेशन को आप इंक्रीज करो। ठीक है, इंक्रीज या जो भी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज, तो वो क्या है ना कि दोनों एंजाइम की लोकेशन अलग अलग है। ठीक है, अगर हम सिंपली ये मान ले कि कैल्शियम से ही दोनों एक्टिवेट होते हैं, तो जहां पे एडेनिल साइक्लेज है वहां पे कैल्शियम बढ़ेगी तो साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ेगा, दूसरी जगह कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा जहां पे फॉस्फोडाइस्टरेज है तो वो एक्टिवेट होगा तो वो साइक्लिक एमपी के लेवल को कम करेगा। ठीक है, तो कैल्शियम और साइक्लिक एमपी सिग्नलिंग में वो क्रॉस टॉक बता रहा है। ठीक है, कि कैल्शियम जो है वो उस एंजाइम को भी एक्टिवेट कर सकता है जो साइक्लिक एमपी बनवा रहा है, और उसको भी एक्टिवेट कर सकता है जो साइक्लिक एमपी का ब्रेक डाउन करा रहा है। ठीक है, दैट इज वाई, अब वो है ना, उसके लिए तो हमें डिटेल में जाना पड़ेगा कि एंजाइम कहां पर है। ऑब्वियसली मान लो आपने एक सेल बना दिया, ठीक है, अब एक सेल बना दिया यहां पर आपने, सेल तो बहुत बड़ा है, अब उसमें चैनल, मान लो चैनल जो है वो, जैसे अब चाहे वो ईआर की मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन है, चैनल तो बहुत जगह पे है। ठीक है, आपके चैनल्स हैं, यहाँ पर भी चैनल है, तो चैनल्स तो पूरे मान लो सेल की मेम्ब्रेन में है, ईआर की मेम्ब्रेन में है। अब यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा एडिनाइल साइक्लेज, और यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा फॉस्फोडाइस्टेरेज। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है ना, अगर मान लो मैंने कहा कि यहाँ वाले चैनल ओपन हुए तो कैल्शियम का लेवल तो बस यहीं पे बढ़ेगा, तो यहाँ पर उसको एक्टिवेट कर देगा। लेकिन अगर कैल्शियम, ये वाला एंजाइम मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे कैल्शियम के लेवल उसको
कैल्शियम लेवल इंक्रीज होने से ये एक्टिवेट हो रहा है, तो वो तो लोकेशन डिफरेंट है ना, ठीक है। तो एक कैल्शियम मतलब वो एक्टिवेट भी करा सकता है, इनहिबिट भी करा सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से चैनल ओपन हुआ है, ठीक है ना। तभी वो ये लिख रहा है ना, टेम्पोरल एंड स्पेशियल चेंजेस। अब वो डिपेंड कर रहा है कि चेंज, अब जैसे आपने ये कहा कि अब हमें जैसे ये ना ब्लिप, फिर वो एक टर्म क्या बोल रहा है आपका, पफ, और फिर एक टर्म वो क्या बोल रहा है आपका, वेव, ठीक है। ब्लिप, पफ एंड वेव। तो ब्लिप में आप देख रहे हो कि एक एक स्पेसिफिक जो जगह है, मतलब उसमें एक ही चैनल जैसे ओपन दिखाया है। पफ में उसने जैसे दो तीन चैनल ओपन दिखा दिए। वेव में उसने आपके मल्टीपल चैनल्स ओपन दिखा दिए, ठीक है। तो एक यहाँ पर हमने बात करी है ब्लिप, एक हमने बात करी है पफ, और एक हमने इसकी बात करी है वेव की, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीपीसीआर, ठीक है। चलो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आप ट्राई करना, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये हो गया आपकी जीपीसीआर वाली सिग्नलिंग ओवर।